गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यहाँ जानेंगे प्रकाशिकी से लिया व्यतिकरण और व्यतिकरण के कुछ टॉपिक्स। व्यतिकरण चैप्टर आपका चल रहा है, उससे लिए कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं वो आज मैं क्लियर करूंगी। पहला है कला संबद्ध स्रोत, दूसरा टॉपिक है कला असंबद्ध स्रोत, तीसरा टॉपिक है प्रायोगिक रूप से कला संबद्ध स्रोत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं, उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे हम। और इसके बाद आता है आपका यंग का द्विसलिट प्रयोग, जो जिसकी मैं कल बात कर रही थी पीएचईटी सिमुलेशन पर आपको दिखाने के लिए, वो ये चल रहा है आपका, ये पीएचईटी सिमुलेशन पर आपका चल रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, तो ये आपका कभी कभार पूछा जाता है कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोत, सबसे पहले तो आप देखेंगे कला लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कला। तो ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिसमें समय के साथ कालांतर नियत रहता है, ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिसमें समय के साथ कालांतर नियत रहता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला, यहां पर मैंने आपको आगे दे रखा है कला। तो ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिसमें समय के साथ कालांतर नियत रहता है, वो आपका क्या कहलाता है? कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। तो मैं यहां लिख देती हूँ छोटा छोटा, आप इसको उतार लीजिएगा। समय के साथ कालांतर नियत या स्थिर रहता है, नियत या स्थिर रहता है, ऐसे प्रकाशिक स्रोत को हम क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोत आपको पता चल गया। चूंकि ये कला है तो कलांतर ही हमारा जो है वो क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए। ऐसे एक प्रकाशिक स्रोत है तो उसको हम कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। दूसरा आता है कला असंबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध स्रोत वो स्रोत होते हैं, इसमें भी कला ही होगा, बट इसमें कालांतर जो है वो समय के साथ नियत या स्थिर नहीं रहता है। ऐसे स्रोत को हम कहते हैं कला असंबद्ध स्रोत। क्लियर हो गया? ऐसे स्रोत जिसमें समय के साथ कालांतर नियत या स्थिर नहीं रह पाए, ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। क्लियर? अब जब बात व्यतिकरण की आती है तो व्यतिकरण केवल वही होता है जहां आपके स्रोत कैसे हो? कला संबद्ध स्रोत हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत के विषय में आप लिखिएगा, उसमें एक तरह से अंतर करके लिख लीजिए और डेफिनेशन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको कला संबद्ध स्रोत पता चल गया है, कला असंबद्ध स्रोत पता चल गया है। इसमें मैं लिख देती हूं समय के साथ कालांतर नियत या स्थिर ना रहे, ऐसे स्रोत को आप कला असंबद्ध स्रोत कह सकते हैं। बट व्यतिकरण के लिए सबसे पहली जो शर्त होती है वो यही होती है कि आपका जो प्रकाशिक स्रोत है वो कैसा होना चाहिए? कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रायोगिक रूप से कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करना। ठीक है, तो प्रायोगिक रूप से जो कला संबद्ध स्रोत हमें प्राप्त होते हैं वो कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। पहला है आपका यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स
वहां पर जगह स्पेस कम है। इसके बाद मैं लास्ट जो समझाऊंगी तो उसके लिए मैंने वो बना रखा है, आप उतारते रहिएगा साथ के साथ में, ठीक है। दूसरा है लॉयड का सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट। लॉयड का सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट। तीसरा है फ्रिस्नेल का बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। चौथा है उतारिए इसको, प्लेट का स्प्लिट लेस एक्सपेरिमेंट। और पांचवा है माइकलसन का इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट। ये जो आपके 5 एक्सपेरिमेंट हैं, ये आपके प्रायोगिक रूप से कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के एक्सपेरिमेंट्स हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट में जो आपको बताया जाएगा वो पहला एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूंगी। इरेज करने के बाद में फिर आपके लिए व्यक्तिगत की शर्तें स्टार्ट होती है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको पता चल गया कला संबद्ध स्रोत, दूसरा पॉइंट पता चला कला असंबद्ध स्रोत, तीसरा आपका पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रायोगिक रूप से कला संबद्ध स्रोत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने 5 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। इन 5 एक्सपेरिमेंट में जो आपको समझाया जाएगा वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाया जाएगा। इसके बाद अब आती हैं आपकी व्यतिकरण की शर्तें। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, हटाने के बाद में सब ठीक है। इसी को व्यतिकरण की शर्तें। चौथा पॉइंट जो है वो आपका व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है। तो शर्तें आती हैं व्यतिकरण की, कौन कौन सी शर्तें, ठीक है। मैं बताती जाऊंगी, आप लिखते जाइएगा उसको, लेकिन समझते भी रहिएगा साथ में, ठीक है। सबसे पहली शर्त तो यही है कि स्रोत कैसा होना चाहिए, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश स्रोतों की आवृत्ति। समान होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, देखिएगा कला संबंध आपको पता है, आवृत्ति आपको पता चल चुका है। प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य भी समान होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। ठीक है, एक वर्णी मतलब एक ही तरंगदैर्घ्य का या एक ही कलर का। ठीक है, छठा पॉइंट, बात नहीं बेटा, यहां ध्यान से सुनेंगे। स्मॉल डी का मान कम होना चाहिए। स्मॉल डी क्या है? मैं बता रही थी कल जब मैं डबल स्लिट ले रही थी तो आपको बता रही थी ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस को मैंने क्या कहा था? स्मॉल डी। ध्यान आ रहा है? इसको क्या कहा था मैंने? स्मॉल डी। स्मॉल डी का मान कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है, यहां मैंने आपका एक मेन सोर्स बनाया था, यहां मैंने डबल स्लिट लगाई थी और फिर यहां मैंने क्या लगाया था? पर्दा लगाया था, स्क्रीन लगाई थी। ठीक है, तो स्क्रीन के और ये डबल स्लिट का जो आपका चैम्बर है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था? कैपिटल डी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कैपिटल डी का मान अधिक होना चाहिए। और एक नंबर 8 पॉइंट है, नंबर 8 पॉइंट है, ये जो आपके पहला सोर्स यहां था, स्लिट्स ये थी आपकी, स्लिट्स से निकलने वाला पहला आपका प्रकाश यहां से आ रहा था, उसके बाद स्लिट्स से होकर के गुजर रहा था। तो ये जो स्लिट्स है, इनमें जो आपके ये होल्स बने हुए हैं, ये बहुत संकीर्ण होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए? नैरो होने चाहिए, बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप क्या कि दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। ये हो गई आपकी व्यतिकरण की शर्तें।
इनको उतार दीजिए। उतार लीजिए इसको। संकीर्ण का मतलब होता है इसको जो एक तो होता है चौड़ा, ठीक है, ज्यादा, और एक होता है कम, तो इसको कहा है संकीर्ण के लिए कम होना चाहिए। ये जो आपका स्लिट के बीच में जो गैप है कम होना चाहिए। कौन सा? ये वाला यहाँ पर जो गैप है, प्रकाश स्रोत पर जो गैप है, ये और ये, इसको कहा है संकीर्ण, ठीक है। क्लियर हो गया? सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो, ये उतार लीजिए। इसके बाद अब हम चलते हैं आपका यंग का द्विसलिट प्रयोग पर, ठीक। उतार लिया? तो ये सारी चीजों को मैं इरेज करती हूँ। उतार लिया होगा आपने, इसलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, और इरेज करने के बाद में तब मैं यहाँ पर आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेती हूँ, ठीक। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या इसको हमने बोला था यंग का द्विसलिट प्रयोग। सबसे पहले तो लिखिए 1801, सन 1801। बाहर जाइए बेटा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। यंग का द्विसलिट प्रयोग किस सन में? 1801 में थॉमस यंग ने ये प्रयोग किया था। थॉमस यंग ने ये प्रयोग किया था, ठीक है। उन्होंने एक सोर्स को ये आपका सोर्स है, ठीक है। इस सोर्स को उन्होंने इस तरह से पास किया, ठीक है। और ये कौन सा सोर्स था? एक वर्णीय प्रकाश। मैंने आपको शर्त दी थी, उसमें व्यतिकरण की शर्तों में दिया था एक वर्णीय प्रकाश। इसको डबल स्लिट से उन्होंने गुजारा। यहां पर उन्होंने लगाया क्या? स्क्रीन या पर्दा, इनके फ्रिंजेस को देखने के लिए, फ्रिंजेस को देखने के लिए स्क्रीन लगाई हुई। यहां पर मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से पैटर्न बना था। एक लाइन डॉटेड और एक लाइन कंटीन्यूअस लाइन से, एक लाइन डॉटेड और एक लाइन कंटीन्यूअस लाइन से, एक लाइन डॉटेड और अगली लाइन कंटीन्यूअस लाइन से। यहां पर जो डॉटेड लाइन है, जो आपकी डॉटेड लाइन है, वो आपकी जो एक वेव बनती है, एक शृंग और एक गर्त को मिलकर के बनती है। एक शृंग और एक गर्त। शृंग है आपका ये इस तरह से बनती है, इस तरह से वेव, ये आपका कहलाता है शृंग। और जो आपका इधर ये है, ये आपका क्या कहलाता है? गर्त। क्या कहलाता है? गर्त।
एक कंटिन्यूअस, एक डॉटेड, एक कंटिन्यूअस। यहाँ पर भी आप सेम पैटर्न दिखाएंगे, पहला डॉटेड दिखा देंगे, फिर कंटिन्यूअस, डॉटेड, कंटिन्यूअस। सेम इधर भी दिखाएंगे, डॉटेड, कंटिन्यूअस, डॉटेड, कंटिन्यूअस। ऐसे ही आप इसका पैटर्न बनाते जाएंगे और पैटर्न बनके कुछ इस प्रकार से आएगा जैसे आपका यहाँ शो है। क्लियर? अब यहां पर जो आपकी मिड लाइन है, यहां पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? केंद्रीय उच्चिष्ट, मैक्सिमा। क्या मिलती है यहां पर? मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए यहां पर क्या होता है? संकोची व्यतिकरण। आपको यहां पर जो पर्दा है उस पर कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ये जो पहली लाइन होगी वो आपकी ब्राइट लाइन दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? ब्राइट लाइन, चमकीली लाइन। उसके बाद आपको दिखाई देगी डार्क लाइन, फिर ब्राइट लाइन दिखाई देगी, फिर डार्क लाइन दिखाई देगी। इस तरह से आपको दिखाई देगी। सेम इधर, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको यहाँ शो किया था इस तरह से, तो वो आपको पैटर्न बनाना होगा। उसको पैटर्न को बना करके ये पैटर्न सही से आ जाए तब वो लाइनें जो आपकी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो आपकी ब्राइट फ्रिंज दिखाई दी है, ये किस कारण से दिखाई दी है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? संकोची व्यतिकरण हो रहा है। और संकोची व्यतिकरण में आपका जो ग्राफ है वो किस प्रकार दिखाई देगा? वो आपका कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इस प्रकार, जहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, और जहां पर आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, इसके पास में मैं नहीं दिखाती क्योंकि यहां पर आपका ग्राफ नहीं शो होगा। इससे अगली वाली डार्क फ्रिंज पर दिखाती हूं। ठीक है, बाकी सब पर आप जान लीजिएगा कि जहां पर ब्राइट है वहां पर इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा, और जहां डार्क है वहां पर किस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा आपके लिए? इस तरह से विनाशी व्यतिकरण होगा यहाँ पर। अब इस तरह से आपकी ये आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका? विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण के ही कारण यहाँ पर आपको कैसी फ्रिंज दिखाई देगी? डार्क फ्रिंज। कैसी फ्रिंज दिखाई देगी? डार्क फ्रिंज। इसको हम बोल दे सकते हैं अदीप्त फ्रिंज। जहां ब्राइट है, ब्राइट का मतलब ही दीप्त है, और जहां डार्क है वहां अदीप्त है ना, अदीप्त फ्रिंज वहां आपको मिलेगी। तो अभी इतना उतारिए, फिर इसके बाद और बताते हैं। बेटा जहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज दिखाई देती है उसको कहते हैं हम एंटी नोडल लाइन। क्या कहते हैं? एंटी नोडल लाइन। और इसको मैं कह सकती हूँ प्रस्पंद रेखा। जहां पर आपको कौन सी मिल रही है? ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। और जहां डार्क फ्रिंज मिल रही है, ये मैंने डार्क फ्रिंज दिखाई है, जहां डार्क फ्रिंज मिल रही है वहां पर आपको जो रेखा आप बनाओगे, लाइन बनाओगे, उसको लिखोगे आप नोडल लाइन। क्या लिखोगे आप? नोडल लाइन, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम निस्पंद रेखाएं। निस्पंद रेखाएं। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिएगा। यहाँ हम स्लिट विड्थ को चेंज करते हैं। स्लिट विड्थ किस तरह से चेंज हो रही है देखिएगा। स्लिट विड्थ किस तरह से चेंज हो रही है और किस तरह का आपको पैटर्न चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक, ऐसे ही स्लिट सेपरेशन, जो स्लिट्स की भी सेपरेशन है, इसको हम कम से कम मैंने बताया था कम से कम रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ है आपका स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन देखिएगा किस तरह से प्रभावित हो रही है, देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको कला संबद्ध स्रोत समझाया, कला असंबद्ध स्रोत समझाया, फिर मैंने आपको समझाया कला संबद्ध स्रोत किन प्रयोगों से आपको प्राप्त होते हैं, और उसके बाद मैंने व्यतिकरण की शर्तें आपको बताई हैं,
और सबसे लास्ट में मैंने आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।